हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे वही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्ट में हमने मैकेनिज्म की बात करी थी, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करी थी, कैपेसिटीज की बात करी थी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थे कि क्या मर जाने के बाद भी जो ग्राफ है उसमें लाइनिंग आती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो हमने बात करी थी कि कुछ वॉल्यूम जो लंग्स में ऑलरेडी भर जाती है उनकी वजह से क्या होती है कि डेथ होने के बाद भी कई बार ग्राफ शो करता रहता है मशीन में। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात करी थी। आज स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी लेके बैठिए और कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। जो चीज मैं बोर्ड पे लिखूं उसे नोट जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेडिंग डाल लें, exchange of gases। तो इसमें हम लोग लास्ट में बात कर चुके हैं कि एक्चुअली में एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, उसी को रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। तो जो एक्सचेंज पार्ट था वो क्या होता था, एल्वियोलाई। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी वो कहां पर होंगी, एल्वियोलाई वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होती हैं। तो एल्वियोलाई इज अ मेन, या कह दो कि एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट। एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट्स for exchange of gases, गैसों के एक्सचेंज के लिए जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या होता है, आपका एल्वियोलाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किनके बीच में होती हैं, तो इट अकर्स between ब्लड एंड टिश्यू। गैसों का एक्सचेंज किसके बीच होता है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच एक्सचेंज होता है, ब्लड एंड टिश्यू। लास्ट में अगर हम बात करें तो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है तो वो कौन सी गैसेस का होता है, तो बात करते हैं O2 एंड CO2। O2 एंड CO2। और कैसे एक्सचेंज होता है, तो O2 एंड CO2 एक्सचेंज बाय द प्रोसेस of simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या है, तो लास्ट में हमने ग्रेडियंट की बात करी थी, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्चुअली में सिंपल डिफ्यूजन का यही मतलब होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अपने हाई से लो की तरफ मूव करना, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि जिसमें कोई एनर्जी ना लगे, जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े, अपने आप प्रोसेसेस हो रही हों, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस चीज पर बेस्ड होती हैं, या यूं कह लीजिए कि किसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, क्या कंडीशन होगी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं इट मेनली बेस्ड ऑन तीन चीजों पे बेस्ड होती हैं कि तीन चीजें अगर हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। तो वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहला प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। तो लास्ट लेक्चर को देखकर ही ये लेक्चर देखें तो शायद आप काफी चीजें मैच कर पाएंगे। वैसे तो मेरे हर लेक्चर सब अपने आप में स्पेशल हैं कि आप जो भी देखेंगे वो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग कंडीशंस देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहली प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी कि प्रेशर कहां से कहां जाएगा, हाई से लो जाना, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। और दूसरी जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस,
solubility of gases। इसका क्या मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए गैसेस का जो गैस है O2 और CO2 वो कितनी सॉल्युबल है। कई बार क्या होता है कि O2 एंड CO2 की बजाय कोई और गैस होती है। वैसे अगर देखा जाए तो जो आपकी CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स हायर होती है, लेकिन कई बार एक और गैस होती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो गैस अगर सॉल्युबल हो गई तो इनमें एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हटा पाना, उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अटैच हो जाएगी ब्लड से और ये लोग उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे O2 एंड CO2, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी मैटर करती है। ठीक है, फिर लास्ट बात करते हैं प्रेशर और कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, और तीसरा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, एक्चुअली में गैसेस का एक्सचेंज कहां हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। ये देखिए ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, तो ब्लड और टिश्यू के बीच जो मेम्ब्रेन है वो भी थिन होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा थिक है तो उनके बीच एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि O2 और CO2 एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर ली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। एनसीईआरटी में पढ़ो तो समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है। तो देखो पहले मैं समझाता हूं कि एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर क्या है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, और बहुत सारी गैसेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है सभी गैसों का। क्या आपने सुन रखा होगा कि एक जो टर्म होता है ऐसा कुछ होता है कि जो समुद्र में नीचे फिशेस वगैरह होती हैं वो मोस्टली फ्लैट होती हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना हाई होता है कि जो समुद्र में, ओशियन में जो नीचे फिशेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो ये क्या होता है, गैसों का अपना एक प्रेशर होता है। और आपने अगर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है शायद मोल कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो अगर देख रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, तो वहां बात पढ़ी होगी उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कितना होता है? अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो होता है 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg, याद आया? ये आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो एक गैस का, हम लोग बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन एक गैस का इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में। एनसीईआरटी की लाइन देखें तो एनसीईआरटी कहती है कि द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि कई सारी गैसेस में से जो सिंपल एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर लग रहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसे लिखना चाहे तो लिख ले, या समझ में आ गया हो तो अपनी लैंग्वेज में जैसा आप लिखना चाहे वैसे लिख लें। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कई बार कंफ्यूजिंग होती है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का, एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर। तो हमने देखा, चलो पहले रफ कर लेते हैं फिर इसको डिटेल में बात करते हैं। ये नोट कर लिया था, जिसने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया है तो पीछे जाकर पॉज करके और नोट कर लें। ठीक है, इतने हम बात करते हैं। यहां लिखिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases is known as partial pressure। तो एक गैस का प्रेशर कितना होता है, अगर हम सपोज जैसे ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन, तो ये आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा
कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि 21%। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज अलग होता है, हीलियम का अलग होता है, ऐसे कई सारी गैसेस होती हैं, सबका परसेंटेज आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% होता है, 21% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm of Hg। तो अगर हम एक गैस का प्रेशर देखें इन पूरी गैसेस में, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, मान लो टोटल है 760, किसी एक गैस का निकालना है तो उसका परसेंटेज 21 है, तो बटे 100, यानी कि 760 into 21/100 ये कर देते हैं किसी एक गैस का निकालने के लिए। तो यहां से हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1596 और 0, ठीक है, अपॉन 100। तो यहां से ये कैंसिल कर दो, तो ये आएगा कुछ अप्रॉक्स 159.6, या इसी को हम लोग एवरेज लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट की वैल्यू को हटा दें तो हम लोग लिख सकते हैं 159 mm of Hg, यानी कि एक ऑक्सीजन अकेले का प्रेशर कितना है, वो है 159 mm of Hg। ठीक है, आगे टेबल की बात करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, तो जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, जिसे स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। नोट कर लिया, रफ करें, मिटा रहे, उतार लिया, हाँ सर उतार लिया। कभी कभी अदती जिंदगी में कोई अपना लगता है, कभी कभी अदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले अभी दिन न भी ओके। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। हेडिंग क्या है, टेबल है, ठीक है, तो आप टेबल लिख लें, या एनसीईआरटी में बनी है, बनाना चाहे बना लें, नहीं बनाना चाहे नहीं बनाएं, दोनों ही चीजें हैं। तो बस इसको समझें, समझना जरूरी है, क्योंकि बाद में इसे फिर रटेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो समझते हैं। सबसे पहले आपके देखिए दिया होगा एटमॉस्फेरिक वैल्यू, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया होगा, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सबसे पहले दिया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया होगा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कितना प्रेशर होता है, ठीक है। फिर ब्लड में दिया होगा, और ब्लड में भी कौन सा, पहले दिया होगा डीऑक्सीजनेटेड, कि डीऑक्सीजनेटेड में कितना प्रेशर होता है। फिर ब्लड का आपका दिया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर, ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में कितना प्रेशर होता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में दे रखा होगा आपका टिश्यू में। हमने देखा था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं वो किसके किसके बीच में हो रही हैं, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रही हैं। चलो बन गया, ठीक है। अब हम लोग किसका किसका प्रेशर देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का, दूसरा हम लोग देखते हैं CO2 का। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया था, 159.6 mm of Hg। तो एप्रॉक्स हमने कितना दिया था, 159। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है, 159। ऐसे ही CO2 का जब हम निकालते हैं तो वो आता है 0.3, ठीक है। तो पहले एक एक की बात कर लेते हैं। हम पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, यानी हाई प्रेशर से लो की तरफ आता है। तो सबसे पहले हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है,
इंस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन में क्या होता है, इंस्पिरेशन होती है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होता है, अंदर लंग्स का जो होता है वो लो होता है, तो हाई से लो होता है, यानी कि प्रेशर अपने हाई से लो जाता है तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाता है। तो एटमॉस्फेरिक वैल्यू 159, तो एल्वियोलाई में कितनी होगी, कम होगी, क्यों, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो 159 से अंदर की तरफ कितना होगा, दैट इज 104 एल्वियोलाई में, ठीक है। फिर फर्दर आगे ब्लड में जाएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड में जाएगी। अब देखो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी का मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी। अब देखो डीऑक्सी और ऑक्सीजनेटेड का मतलब बिल्कुल भी इम्प्योर और प्योर ब्लड से नहीं है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि डीऑक्सीजनेटेड is not equal to impure blood, और oxygenated not equal to pure blood, ठीक है। बिल्कुल भी ये ना समझे कि डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर सेम होता है, ऑक्सीजनेटेड और प्योर सेम होता है। एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड रिलेटेड होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितने है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40, ठीक है। वहीं ऑक्सीजनेटेड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड में हाई होता है, वहां ऑक्सीजन हाई होता है, ठीक है। तो वहां पर कितनी होगी, वहां पर होगी 95, ठीक है, हाई से लो आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो ये उल्टा हो गया, ये तो लो पार्शियल प्रेशर है, ये हाई पार्शियल प्रेशर है, ऐसा कैसे, अभी आपने कहा कि हाई से लो। तो देखो हम सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं, मैंने कहा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में गया तो प्रेशर ग्रेडियंट, एल्वियोलाई से ब्लड में गया, फिर देखो दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट हाई से लो, लेकिन ब्लड से ब्लड में ही तो है, अभी ब्लड से जब टिश्यू में जाएगा तो कम होगा, ठीक है। अभी यहां सिर्फ ब्लड से ब्लड में ही है, तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट काम नहीं करेगा, यहां ऑक्सीजन की वैल्यू बताएगी कि कितना पार्शियल प्रेशर होगा। तो यहां ऑक्सीजनेटेड है, यहां ऑक्सीजन है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं टिश्यू, तो फिर वही प्रेशर ग्रेडियंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट एटमॉस्फेयर से टिश्यू में आया, प्रेशर ग्रेडियंट के तौर पे ये ऑक्सीजन आपकी फ्लो कर रही है, ऐसे ही क्या होता है कि अंदर से बाहर, अंदर क्या है, हाई प्रेशर है और बाहर कम है, तो CO2 कहां से कहा जाती है, अंदर से बाहर जाती है। तो ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट के तौर पर CO2 भी आपकी फ्लो करेगी, ठीक है। तो CO2 टिश्यू से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर जाती है, CO2 टिश्यू से बाहर जाती है, तो बाहर जाएगी तो सबसे पहले यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा CO2 का पार्शियल प्रेशर 45, ठीक है। फिर 45 से कहां जाएगा, 40, प्रेशर ग्रेडियंट देखो टिश्यू से ब्लड में जा रहा है, टिश्यू से ब्लड में जा रहा है, तो हायर प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। फिर फर्दर ब्लड में ही गया तो 45, ठीक है। फिर फर्दर आगे फिर चेंज हुआ, फिर कहां से, ब्लड से एल्वियोलाई में गया, तो फिर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो कितना हो गया, 40, ठीक है। समझ में आया। अगर इसे आप ऐसे याद करना चाहते हैं, लेकिन सेकंड अगर ऐसे याद करना है तो ये देखो, ये तो मैंने निकाल दिया कि 59 होता है, ये 0.3 होता है, ये एटमॉस्फेरिक वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या आपको याद रखनी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर और टिश्यू का पार्शियल प्रेशर हमेशा सेम होता है, 40-45, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और टिश्यू का ऑक्सीजन और CO2 का जो कंसंट्रेशन है, जो प्रेशर है, वो सेम होता है। देखो इसमें ऑक्सीजन 40, इसमें भी कितनी, टिश्यू में 40, इसमें CO2 45, इसमें भी CO2 कितनी, 45, तो ये चीजें सेम हो गई। अब अंतर आता है एल्वियोलाई में और ब्लड में, तो एल्वियोलाई में हमेशा ज्यादा होगी और ब्लड में कम होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो एल्वियोलाई में ज्यादा होगा और CO2 की परसेंटेज दोनों जगह क्या होती है, सेम रहती है। तो ऐसे अगर सेकंड्स में याद करना है तो ऐसे याद रखना कि ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा जो होती है, जो प्रेशर होता है, वो सेम होता है।
बाकी एटमॉस्फेयर वाला आपको याद रखना है। और दूसरा चीज क्या है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और बाकी CO2 की परसेंटेज दोनों में सेम रहती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई में CO2 सेम रहता है और ऑक्सीजन वेरी करता है, तो एल्वियोलाई में ज्यादा होगा और ब्लड कम होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि समझ गए होंगे। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस प्रेशर ग्रेडियंट है कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर, देन उसके बाद लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो। यहाँ पर क्या है, सेम ब्लड का ही काम है, तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड में ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर और डीऑक्सीजनेटेड में कम होगा। बाकी ब्लड से टिश्यू में फिर वही प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और CO2 क्या करता है, जस्ट उल्टा इसका चलता है, हाई प्रेशर से लो, फिर हाई से फिर लो। ठीक है, फिर उससे हाई से फिर लो। तो ये आपका CO2 का काम हो गया। उसके बाद अगली चीज क्या बात करते हैं, अगली फिगर की बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ ये चीज समझने की थी, समझ लिया। अगली हम बात करते हैं फिगर की। तो इसे नोट करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, लेकिन अगर लगता है आपको तो आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वरना NCERT में आपका बना है, मुझे सिर्फ समझाना था और कुछ नहीं। तो मिटा रहे? हाँ सर, मिटा दो। हाँ सर, उतार लिया सर, मिटा दो। चलो अगली हम लोग फिगर की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिगर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक डाउन साइड एरो आ रहा है, एक अप साइड एरो है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो डाउन साइड एरो क्या है, वो है इंस्पायर्ड एयर, यानी कि जो सांस हमने अंदर ली, ऑक्सीजन आना, दैट इज इंस्पायर्ड एयर, तो वो डाउन साइड एरो है। और बाहर जो निकल रही है दैट इज CO2, तो वो एक्सपायर्ड एयर के लिए आउटसाइड जो एरो बना है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाउन साइड एरो यानी कि इंस्पायर्ड एयर की। तो देखो, इंस्पायर्ड एयर आई यानी कि ऑक्सीजन आई, अंदर गई, सबसे पहले कहाँ पर, एल्वियोलाई में गई। ठीक है, एल्वियोलाई में हमने टेबल में देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। कितना होता है, 104। कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखें तो वो थोड़ा सा कम होता है, वो कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। क्या, कहाँ पर देख रहे हैं, एल्वियोलाई में देख रहे हैं, इसलिए एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर आगे देखते हैं डाउन साइड एरो कहाँ बढ़ा, तो देखो ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोलस से फिर आगे बढ़ी, आगे कहाँ गई, पल्मोनरी वेन लेकर के गई। कहाँ लेकर के गई, पल्मोनरी। अब देखो पल्म का मतलब मैंने क्या बताया था, लंग्स। लंग्स को साइंस में पूरी NCERT में लंग्स एक ही जगह लिखा है, फिर ब्रैकेट में वहाँ पल्मोनरी लिखा है, और फिर बाकी जगह उसने सब जगह पल्मोनरी टर्म को लिखा है। तो पल्मोनरी जहाँ भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है लंग्स। तो ऐसी वेन जो लंग्स की तरफ जाए दैट इज पल्मोनरी वेन, यानी ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन। पल्मो का मतलब हो गया लंग्स, और लंग्स की तरफ जाने वाली वेन दैट इज पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजन को कहाँ ले गया, देखो ये ले गया लंग्स में। ये गाइस क्या है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स हैं हमारे। तो ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन को लंग्स में ले गई। देखो लंग्स से फिर वहाँ से बाहर निकली, और फिर डाउन साइड एरो की बात कर रहे हैं तो फिर नीचे आए, कहाँ गए, सिस्टमिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरीज, सिस्टम का मतलब होता है हमारा बॉडी, हमारा बॉडी सिस्टम। तो अब आर्टरीज लंग्स से जो सिस्टम में लेकर आए, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें ऑक्सीजन को, दैट इज सिस्टमिक आर्टरीज। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, फिर देखो डाउन साइड एरो नीचे जा रहे हैं, और अब जब हम बात कर रहे हैं सिस्टमिक आर्टरीज की, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमने बात करी थी, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर था 95 mm ऑफ Hg, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर था वो था 40 mm ऑफ Hg। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए तो फिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, बॉडी टिश्यू में। अब पहुँच गए टिश्यू में। जब हम टिश्यू में पहुँच जाते हैं तो टिश्यू में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2। टिश्यू से क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है। तो देखो अब यहाँ पर नीचे गई ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकली, वो निकली CO2। अब क्या होगा, अब CO2 बाहर निकल आई, तो अब CO2 सर्कुलेट करेगी। तो देखो आगे बढ़ते हुए CO2 बाहर बढ़ रही है। तो
CO2 को जो बाहर की तरफ ले जाती है दैट इज सिस्टमिक वेन। अंदर कौन लाई थी? सिस्टमिक आर्टरी। बाहर कौन ले जाएगी? सिस्टमिक वेन्स। तो वहां पर नीचे लिखा हुआ है कि कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड में क्या है? CO2 घुल गई है। CO2 घुल गई है तो अब वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सी का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय, यानी ऑक्सीजन अब नहीं है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। मैंने बताया है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड डजंट मीन इम्प्योर और प्योर ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो वहाँ पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हायर साइड होगा। फिर देखते हैं सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो वो देखो अपसाइड एरो यहाँ से चालू हो गया और ऊपर जाएगा। फिर कहाँ से जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। फर्दर लंग्स से फिर ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा कहाँ पर? फिर से एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई से बाहर जाना है। तो लंग्स में पहुंचा सिस्टमिक वेन के थ्रू। फिर लंग्स से एल्वियोलाई में कौन लेकर के गया? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये काम था पल्मोनरी आर्टरीज का। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब लंग्स की आर्टरी, यानी लंग्स से जो बाहर को ले जाएं दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स में जो अंदर की तरफ ऑक्सीजन को लाएं दैट इज पल्मोनरी वेन। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, फिर से याद कर लीजिए कि ऑल आर्टरीज, जितनी भी आर्टरी हैं अपनी बॉडी में, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ऐसे ही ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये अपसाइड एरो एल्वियोलस, और एल्वियोलस में क्या आ गई? CO2, और CO2 फर्दर कहाँ? एक्सपायर, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दी गई, ठीक है। तो ये फिगर है, नेमिंग के लिए आता है तो याद रखें। और अगला नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट फिगर, उसी के नीचे देखो दे रखा है डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। हमने देखा था वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, लंग्स का फिगर देखा था, तो उसमें नीचे बैलून की तरह छोटे छोटे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, एल्वियोलाई कह रहे थे उसे हम। उसी का सेक्शन काट दिया। सेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न कर देना, बीच से कट कर देना किसी चीज़ को, फिर अंदर से देखना वो कैसा दिख रहा है, तो उसे कहते हैं सेक्शनल व्यू। तो यही लिखा है कि डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस, उसी एल्वियोलाई को कट करके उसका सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, तो अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए एयर अंदर आ रही है, सबसे पहले कहाँ आ रही है? एल्वियोलाई में, और उस एल्वियोलाई की कैविटी को, अंदर जो एल्वियोलाई के कैविटी है दैट इज नोन एज एल्वियोलर कैविटी, और ये जो साइड में वॉल है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर वॉल। लिखा हुआ है वन सेल्ड थिक, ठीक है। वन सेल्ड का मतलब हल्की सी थोड़ी मोटी होती है, वन सेल यानी कि सिंगल एक ही तरफ से। ये देखिए, अब वहीं नीचे वाली अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की, तो ये एक्चुअली में कैपिलरीज हैं। यहाँ देखिए लिखा है ब्लड कैपिलरीज, यानी जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं बाइकॉन्केव इन शेप दैट इज नोन एज RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये अंदर जो रेड कलर की हैं ये हैं आपकी RBCs। तो ऑक्सीजन जो आई, अब ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? यही RBCs कैरी करेंगी। तो ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोलर कैविटी से क्रॉस होके कहाँ जाना चाहेगी? इन RBCs के पास जाना चाहेगी, और यही जब एल्वियोलर कैविटी से ये कैपिलरीज को पार करते हुए RBCs में जाएगी, तो 3 लेयर से पास होना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी लेयर हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए NCERT में लिखा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब हो गया गाइस, जिनके बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई से कहाँ जा रही है? ब्लड कैपिलरीज RBCs में जा रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच। देखिए एक ये एल्वियोलाई वाली मेम्ब्रेन और ये दूसरी देखिए कैपिलरी वाली मेम्ब्रेन, तो इन्हीं के बीच में तो डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रही है ना ऑक्सीजन, तो इन्हीं के बीच तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो इनमें कौन कौन सी लेयर आती हैं? तो इनमें मेजर 3 लेयर आती हैं। पहली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया कि ये जो पतली सी लेयर है, स्क्वैमस का मतलब होता है गाइस ऐसी मेम्ब्रेन जो डिफ्यूजन में हेल्प करे।
हम जब बात करेंगे टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि स्क्वैमस का मतलब होता है जो डिफ्यूजन में हेल्प करे, तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। अगली कह रहा है द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, यानी कि ये जो अंदर वाली, एंडो का मतलब होता है अंदर वाली, एपी का मतलब होता है बाहर, और एक और होती है मीजोथीलियम, मीजो का मतलब मिडिल यानी कि बीच वाली लेयर। तो नेक्स्ट कह रहा है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एंडोथीलियम का मतलब अंदर वाली, ये देखिए ये अंदर की तरफ है, दैट इज एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। और तीसरा जो होती है एक और चीज इनके बीच में होता है, दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस। अब देखिए एल्वियोलाई से कैपिलरी में आ रही है तो बीच में आपको थोड़ी सी खाली जगह भी दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ से ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, और दैट खाली जगह इज कॉल्ड बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो डिफ्यूजन में तीन मेजर लेयर होती हैं, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये गाइस जो बीच में ये मिडिल लेयर होती है ना, ये बहुत पतली होती है। तो यहाँ लिखा भी है कि उसकी टोटल थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, लेस देन अ मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ यानी 1/1000 अगर हम करें तो 1000 का मतलब 1 का 1000वां हिस्सा। ठीक है, इतनी पतली होती है, इतनी थिन होती है कि एकदम मतलब मिलीमीटर का मतलब एकदम नेग्लेक्सिबल समझ लीजिए आप। ठीक है, वो ऐसे तो पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो होती है। ठीक है, तो ये हमने फिगर का डिस्कस किया, अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमने इसी के साथ फिगर की बात कर ली और आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे ब्लड तक पहुंचा दिया हमने ऑक्सीजन को, अब ब्लड कितना ले जाएगी ऑक्सीजन, बाकी और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, किसके थ्रू जो है ये आगे जाएगा, और कौन कौन इसे ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट। और बात करते हैं NCERT की, कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं सर क्या पढ़ाई ले रहे हैं अपने मन से, NCERT से बाहर तो नहीं चले गए। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग NCERT को ही डिस्कस करेंगे और NCERT की ही एक एक लाइन पे बात करेंगे। ठीक है, पहले NCERT ही आपकी बाइबल है, तो NCERT को ही देखेंगे, और जहां लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा बताना है तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा इस टॉपिक बना दूंगा और उसको मैं अलग डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सर ने कम पढ़ाया या कोई चीज़ एक्स्ट्रा रह गई, वो चीज़ नहीं बताई। तो जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है तो मैं उसको उस टॉपिक में डाल दूंगा। अभी NCERT अपनी खोलें और जो हमने पढ़ा है उसको एक बार NCERT में भी देख लेते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बात करते हैं सबसे पहली चीज कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने देखा था, पहली चीज हमने यही लिखी थी कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो गैसेस का एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा था, ब्लड और टिश्यू के बीच में। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और CO2 कैसे चेंज हो रहे थे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन मतलब जिसमें हमें कोई एनर्जी ना लगानी पड़े, अपने आप हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। फिर मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये भी हमने देखा था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, तो ये किस चीज पर बेस्ड होता है, सबसे पहले प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। दूसरा हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज लास्ट थिकनेस ऑफ द गैसेस। ठीक है, और फिर लिखा है इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये तीन चीजें होती हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये पहली चीज, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, और तीसरा आपका थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तीन चीजों में अगर कोई डिफर है तो फिर क्या होगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं कि एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं लिख देता हूं, एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से डिनोट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये बॉडी में चली गई तो फिर ये बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक केस मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी मुश्किल है, और इसका एक केस बॉम्बे में हुआ था, मैंने सुना था। कई बार गांव में भी मैंने सुना है, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि गांव में कुछ लोग हो गए, एक कमरे में 3-4 लोग थे एक ही परिवार के, और ठंड में ऐसे केस बहुत सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने क्या किया, कमरा बंद कर लिया और वहाँ पर अंगीठी जला ली ताकि कमरा थोड़ा गर्म रहे। अंगीठी मतलब एक मिट्टी की बाल्टी जैसा होता है, जैसे बकेट होती है ना, वैसे ही मिट्टी की एक बाल्टी बनाते हैं और उसमें ऊपर से कोयले डाल देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं और वो सुलगते रहते हैं, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता रहता है और थोड़ी हीट बनी रहती है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, गांव में ठंड में अंगीठी जला लेते हैं। कई बार लोग तापने के लिए, थोड़ा हीट के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोगों को जिनको ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, कमरे में रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि अंगीठी रख लेंगे तो थोड़ा कमरा गर्म रहेगा। तो ऐसे ही गाँव में कई केसेस मैंने सुने हैं कि एक कमरे में एक परिवार ने अंगीठी रख लिया, कमरे को ठंड होती है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया, अंदर अंगीठी जलाई और फिर सुबह न्यूज़ क्या आई कि एक परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई। अब आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा धुआं अगर अंदर जाता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमें इरिटेट करती है, तो हमें खांसी आती है या मन मचलने लगता है, वहाँ से भागने का मन करता है, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अंदर जा रही है तो क्यों ऐसा नहीं होता कि खांसी आए या कुछ प्रॉब्लम हो? तो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन इरिटेटिंग गैस होती है, ठीक है। साइलेंट किलिंग के नाम से जाना जाता है इसे, मतलब ये ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ये धीरे 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 आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, इतनी इरिटेटिंग भी नहीं है कि थोड़ा सा मच्छर काटने इतना भी पता चले, ठीक है। तो साइलेंट किलर के नाम से इसे कहते हैं। ये अगर बॉडी में चली गई तो ये ब्लड में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाती है और फिर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ज़रूरत नहीं है हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी गैस किस में सॉल्युबल है। अगर कोई और गैस चली गई या कोई और सॉल्युबिलिटी की गैस आ गई तो उससे फिर डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी। तो एनसीईआरटी को आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैंने बताया था कि किसी एक गैस का मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो हमने ऑक्सीजन का निकाल के देख लिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, ऑक्सीजन कितनी पाई जा रही थी 21%, तो हमने कैलकुलेट करके देखा था 159.6 समथिंग। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था हमने अप्रॉक्स ले लिया था 159। अब आगे कह रहा है कि कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड। अच्छा, ये एक चीज मैंने छोड़ दी, तो देख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर मैंने क्या लिखा था कि O2 एंड CO2 ऐसे लिखा था, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि पार्शियल प्रेशर जब बात करते हैं, मैंने नॉर्मल गैस लिखी थी, जब पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, मान लो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लिखना है तो हम लिखेंगे PO2, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है तो PCO2, ठीक है। तो ये क्या है, P जब भी लगा होगा तो इसका मतलब है कि इसका पार्शियल प्रेशर है, तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो उस गैस के आगे P लगा देंगे, तो डिनोट होती है PO2 फॉर ऑक्सीजन और PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ these two gases in the atmospheric air and the two site of diffusion are given in table। पूरे टेबल की हमने बात कर ली कि कैसे कैसे प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 टिश्यू से एटमॉस्फेयर में बाहर आती है। तो ये आपकी टेबल हो गई, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया।
फिर सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जैसे ऑक्सीजन के लिए हमने एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक का सफर देखा, ऐसे ही एक ग्रेडियंट टिश्यू से लेकर के एटमॉस्फेयर तक CO2 के लिए चलता है। दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। CO2 के लिए हमने देखा था टिश्यू से स्टार्ट हुआ, फिर ब्लड, और ब्लड से फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से देन एटमॉस्फेयर। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher, CO2 की जो solubility है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। अब ये इस बात से मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की solubility, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की solubility जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा soluble होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ब्लड में घुलेगी और वो ज्यादा बाहर निकलेगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है ऑक्सीजन जो है बॉडी में जितनी जा रही है उससे ज्यादा CO2 बाहर निकलेगी। हमें क्या लगता है हमने जितनी ऑक्सीजन ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी? नहीं, हमारी बॉडी में अगर देखा जाए परसेंटेज तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है तो वो ज्यादा बाहर निकलेगी। टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। वही चीज लिखी है कि अगर कंपेयर किया जाए ऑक्सीजन से तो CO2 की परसेंटेज ज्यादा होगी, मतलब बाहर निकलने में। बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी लेकिन बाहर निकलने में CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। अगली चीज, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। तीनों लेयर की हमने बात कर ली। द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और लास्ट में दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस। फिर ब्रैकेट में लिखा है कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। नेक्स्ट, इन बिटवीन देम। फिर अगला कह रहा है कि हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। अब इसे देखो बच्चों, लेस देन अ मिलीमीटर। हमने ये फिगर देखा, ये कुछ ऐसा करके ऐसा फिगर था, ये एल्वियोलर कैविटी देखी, एल्वियोलर कैविटी, ठीक है। फिर ऐसे ये हमने ब्लड कैपिलरीज देखी, ये ऐसे करके, ठीक है। और इन कैपिलरीज के बीच में आरबीसीज बाइकॉन्केव इन शेप होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। आगे सब बात करेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। ये हमने आरबीसीज देखी, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो एल्वियोलर कैविटी और ये कैपिलरीज के बीच में ये वाली मेम्ब्रेन, ये कह रहा है कि इसकी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है हमें बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ये तो जूम करके माइक्रोस्कोप से देख करके इसे बनाया है। लेकिन ये कह रहा है लेस देन अ मिलीमीटर, लेस देन अ मिलीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब समझते हैं आप? मिलीमीटर का मतलब 10 to the power -3, मतलब कि 1 का 1000वां हिस्सा, ठीक है, 1 का 1000वां हिस्सा, ठीक है। ये होता है मिलीमीटर। मतलब सपोज जैसे ये मार्कर है, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ये मार्कर है, इसको भी आप देखो तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर इस मार्कर को मैं तोड़ूं तो कितने भागों में टूटेगा? 2। फिर उनको मैं तोड़ूं तो 4, फिर उनको तोड़ूं तो 8, उनको तोड़ूं तो 16। इसके इतने टुकड़े कर दूं कि मान लो उसके 1000 टुकड़े कर दूं। अब इसके जब 1000 टुकड़े कर दूंगा तो ये कितना छोटा एक टुकड़ा होगा। 1000 टुकड़े करूंगा तो एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो कितना छोटा होगा। तो वही वो कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी कम होती है, इतनी कम कि 1 का 1000वां हिस्सा। मान लीजिए अगर ये लाइन भी है ना तो ये आपको दिख रही है, इस लाइन का भी 1000वां हिस्सा, इतनी छोटी, इतनी कम जगह होती है कि आप देख, वैसे तो नॉर्मल नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि लेस देन अ मिलीमीटर, मतलब 1 का 1000वां हिस्सा, इतनी छोटी इसकी
थिकनेस होती है, इतनी कम थिकनेस होती है। Therefore, all the factor in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue। जितनी भी डिफ्यूजन होती हैं वो कहाँ से, एल्वियोलाई से टिश्यू, एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, और CO2 का कहाँ से कहाँ, CO2 का टिश्यू से एल्वियोलाई में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस वाले पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके फिगर हैं, जो आपका 17.3 फिगर है। नेक्स्ट फिगर है 17.4। ये दोनों ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का हो चाहे वो आपका नीट का हो। बोर्ड में तो 12th आता है, हिंदी मीडियम में दोनों आते हैं, इंग्लिश मीडियम में एक एक करके आता है, हिंदी मीडियम वालों का दोनों आता है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन CBSE वाले हैं तो उनके लिए मतलब 11th में क्वेश्चन आ सकता है। तो आता कैसे है, फिगर बनाने को नहीं आएगा, आपको फिगर दे दिया होगा और जहां पर नेमिंग दे रखी ना, जैसे सपोज पल्मोनरी वेन है तो उसको नाम हटाकर A लिख दिया, इस तरह पल्मोनरी आर्टरी है तो उसका नाम हटाकर के B लिख दिया, ऐसे ABC करके आपको नाम याद रखना है और कौन क्या कैरी करता है ये चीज याद रखना है, तो ऐसे नेमिंग करने को आती है। नेक्स्ट जो अगला फिगर है उसमें भी फिगर बनाने को नहीं आएगा, उसमें भी नेमिंग करने को आती है, तो वो तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल ऊपर वाला भी है, आपको बस याद रखना है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आप जब देखेंगे जो लेफ्ट साइड में है वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो हमें क्या याद रखना है कि जितने भी आर्टरीज हैं, सिस्टमिक आर्टरीज का मतलब हो गया हमारी पूरी बॉडी, सिस्टम का मतलब हो गया बॉडी, वहां पर उन्होंने बॉडी नहीं लिखा लेकिन मैं समझा देता हूं कि सिस्टम का मतलब हो गया हमारा पूरा बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है वो सब क्या कर रही हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। वैसे ही सिस्टमिक वेन जो हैं, जितनी भी वेन्स हैं हमारी बॉडी में वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, इस लाइन को आप लिख लीजिए या याद रखिएगा, मैंने बार बार बोली है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपको याद रहेगा तो ये पूरा फिगर याद रहेगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट होगा। तो गाइस अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।